चलिए शुरू करते हैं। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये पेपर हुआ था आपका, और 24 जुलाई में। ठीक है, तो बहुत पुरानी बात नहीं है, और अगस्त का महीना चला हुआ है। और जैसे कि आपको पता है, आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त है आपका इंडिपेंडेंस डे। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा कि जो HPSC का ये पेपर हुआ है, इसमें करंट अफेयर्स कौन से महीने के आए हैं। ठीक है, इससे आपको कहीं ना कहीं जो अभी आगे आपने एग्जाम्स देने हैं HPSC के, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कब तक का करंट अफेयर्स आपने पढ़ना है। ठीक है, तो क्योंकि हमेशा हमें आइडिया लगता है इन पेपरों से। और इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उसकी बात भी करूंगा। ठीक है, इसके कट ऑफ की बात भी करूंगा कि इसका कट ऑफ कहाँ पर जा सकता है। जैसा कि मैंने काफी सारे स्टूडेंट से बात की है जिन्होंने ये एग्जाम दिया है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट मेरे पास फोन करते हैं, कुष्मांडा अकेडमी में मेरी बात होती है सबसे। तो वो शेयर करते हैं कि उन्होंने कैसा पेपर किया है। तो 100 मार्क्स थे, इसमें 2 घंटे का पेपर था आपका। ठीक है, तो अब इन सवालों को मैं एक बार फटाफट जल्दी जल्दी आपके सामने रीड कर देता हूँ, और फिर मैं करंट अफेयर्स की बात भी बताऊंगा किस महीने के करंट अफेयर्स आए हैं इसमें, जिससे कि आपको आगे SCS वाले एग्जाम में मदद मिल जाए ये समझने के लिए कि हम आपने कब तक का करंट अफेयर्स देखना है। ठीक है नहीं, क्योंकि 1 महीने पुरानी बात होगी तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक है, बल्कि अभी 15-20 दिन ही हुए हैं इस पेपर को हुए हुए। चलिए, तो शुरू करता हूं। पहला सवाल था आपका, इलेक्शंस इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कई सवाल ऐसे हैं जो आपके SCS वाले सिलेबस में पॉलिटी वाले सेक्शन में भी हैं, तो आप इनको देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये मदद भी करेंगे। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि इलेक्शंस में क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटेड बाय आर्टिकल 324 ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 है, उसमें इनमें से क्या आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 4 आपके सामने ऑप्शंस के बाद फिर ऑप्शंस बनाए गए हैं, जैसे UPSC में बनते हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल हम SCS में भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट टाइप के आपको मिल जाएं। ठीक है, तो अब इससे घबराने की बात नहीं होती। अगर आपने आर्टिकल 24 पढ़ रखा है तो आप कर जाओगे। तो इसका जवाब आपका B और C, यानी कि B और C ठीक है, करेक्ट देखना है आपने। और बाकी 2 इसमें नहीं आते हैं आपके, तो इसका B ऑप्शन है, और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो आगे मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वालिफाइंग डेट ऑन विच इंडियन सिटीजन हैज टू बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज इन ईयर इज। तो ये आपका 1 जनवरी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग से है ये सवाल। मैंने पीछे आपने आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, तो जो मैं SCS वाले क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उसमें सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, जरूर देखिए। और मिलेगा, आप जितनी भी SCS की वीडियोस है मैंने कहीं पर ये बता रखी है बात। तो 1 जनवरी जो है इसका, बल्कि जो हमारा कम्युनिटी वाला यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी सेक्शन है ना, वहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस हमेशा डालता रहता हूँ, मतलब रोजाना टाइप कर करके। तो वहां पर भी आपको ये सवाल मिलेगा। मैंने वहां भी ये सवाल पहले से डाला हुआ था, एक बार मैंने कराया था। चलिए, तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 243 के। तो जरूर ये पेपर इलेक्शन तहसीलदार का है, लेकिन जहां पर पॉलिटी सिलेबस में है वहां पर आपके ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है, सीधी सी बात है। अगला सवाल है, एन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कैन बी पनिश्ड फॉर ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी विदाउट रीजनेबल कॉज with imprisonment 3 months to 2 years and with fine on complaint filed by। तो इसका बी ऑप्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मैं बात करूंगा थोड़ी सी देर में, बस वो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये अंदाजा लग जाए कि किस महीने के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। रजिस्टरिंग एज ए वोटर एट मोर देन वन प्लेस इज एन ऑफेंस पनिशेबल। ठीक है, तो वोटर अगर एक से ज्यादा जगहों पर अपने आप को रजिस्टर करता है तो उसमें इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, सी ऑप्शन है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया इज डन अंडर द प्रोविजन ऑफ। तो ये आपका है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो आपका RPA 1951 है, 1951 का एक्ट है। ए पर्सन कैन बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर इफ ही इज। तो इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया, 18 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन पोलिंग स्टेशन एरिया, यानी कि इसका डी जवाब है। तो हाईलाइट किया हुआ है आंसर्स को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने इसको एनालिसिस करना है अपनी प्रिपरेशन में, आपने इसको जोड़ना है। तो इंडिया इलेक्टेड दो द इलेक्टोरल सिस्टम, एक आपको पता होगा हरियाणा SSC का भी अभी नायब
इलेक्शन तहसीलदार का एग्जाम होना है, तो वहाँ भी ये सवाल आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। तो इसका आपको पता ही होगा, प्रेसिडेंट का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, तो इसका जवाब यही है, एकल संक्रमणीय पद्धति हिंदी में बोलते हैं। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका सी जवाब है कि इसमें आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मेंबर्स और दिल्ली की विधानसभा, पांडिचेरी विधानसभा के मेंबर भी होते हैं। आसान सवाल है। प्रेसिडेंट का टर्म 5 इयर्स का है, ठीक है, तो ये भी आपको पता है पहले से ही। और हु कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ टू ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया, तो कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं होता है जैसे अंग्रेजों ने किया हुआ था 1909 के अधिनियम के तहत, तो वो यहाँ पर नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इसको नहीं रखा, उससे पहले अंग्रेजों ने रखा हुआ था। हु अपॉइंट्स मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट है आपका, और बल्कि जो मेंबर्स है और जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और जब हटाना होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए संसद हटाती है, लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसको प्रेसिडेंट हटाता है। अगला सवाल है कि इसमें से कौन सा फाल्स है, गलत है, तो इसका बी ऑप्शन है, आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको इसके आंसर्स बता देता हूँ जिससे कि आपका ज़्यादा वक्त ना लगे। और कई बार ऐसा होता है ना कि ये सवाल आपको आ रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि ये कब पेपर आगे बढ़ाएंगे, जल्दी से पढ़ें, क्यों इतनी बातें कर रहे हैं। तो अगला है आपका, व्हाट इज मैक्सिमम अलाउड ड्यूरेशन बिटवीन लास्ट सेशन ऑफ डिसोल्व लोकसभा। आसान सवाल है, दो सदनों की के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको कौन रिमूव कर सकता है, तो सी ऑप्शन है आपका, पार्लियामेंट कर सकती है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ये आपको पता है 15% ऑफ लोकसभा सीट होता है, यानी कि इसका जवाब आपका डी आएगा। आगे बढ़ते हैं। और द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपके एमएलए जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को वोट डालते हैं, ये आपको पता होगी बात जब आप तैयारी कर रहे हो, तो नहीं तो आप इसको लर्न कर लीजिए। और राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है 12 लोगों को, ठीक है, जो आपके सेलिब्रिटीज होते हैं, अलग अलग फील्ड में बड़ा नाम कमाया होता है उन्होंने। जो आपका पंचायती राज सिस्टम का 3 टायर सिस्टम है, इसमें जो है जो 3 टायर सिस्टम मतलब यह कि अगर 3 स्तर बनाने हैं, किस पर, विलेज पर, ब्लॉक पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो कहाँ पर जो है आपका ये लेवल नहीं होगा एक, ठीक है, 20 वाला लेवल नहीं होगा, ब्लॉक वाला। तो 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है जिनकी, ठीक है, वहां पर 3 लेवल होने चाहिए, ठीक है। जहां 20 लाख से कम है वहां 2 लेवल चलते हैं, 2 टायर सिस्टम होता है। अगला है आपका कि फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड की गई, तो 42nd अमेंडमेंट था, 10 ड्यूटी आपकी ऐड की गई थी। उसके बाद फिर 86 अमेंडमेंट में आपकी 11th जोड़ी गई। तो दोनों मैंने बता दिया कि आगे इन फ्यूचर आपको सवाल मिल जाए फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन कौन सी हैं, तो सभी है, डी जवाब है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्ड इट्स फर्म एंड सोलम रिजोल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक एंड टू ड्रॉ फॉर हर फ्यूचर। ये सब सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप करंट अफेयर्स पे भी मैं आने वाला हूँ, अभी वो बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सब आपके फायदे की बात हो रही है, पेपर में इसलिए लेकर आया हूँ कि आपका एससीएस का एग्जाम अभी होना है और एचपीएससी ने ये एग्जाम लिया है, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन आपको मिल जाए करंट अफेयर्स को लेकर, जरूर मिलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गारंटीज क्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसका जवाब है आपका 14। तो इसका 14 यानी कि ये आपका आर्टिकल 14, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, आसान सवाल है, बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है, 17। एचपीएससी के जो सवाल होते हैं, मैं यहाँ पर एक और खास बात आपको बता देता हूँ। हम एचपीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उसमें हमने बहुत ज्यादा रिजल्ट कराए हैं, ठीक है, उनकी डिटेल हमने डाल रखी है, तो अपने मुंह मियाँ मुंह मिट्ठू क्या बनना, ठीक है। लेकिन मैं ये बात बताना चाह रहा था कि एचपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं करने लायक होते हैं, अगर आपने वाकई मेहनत की है तो आप 100% क्वेश्चंस को सही कर सकते हो, ठीक है। वो उनका जो माइंडसेट मुझे लगता है देखने से कि वो चाहते हैं कि कैंडिडेट सवाल करें, उन्होंने मेहनत की है तो उनसे सवाल आए। कभी भी वो ऐसा नहीं करते कि पता नहीं क्या पूछते हैं, सब सवाल ऐसे होते हैं जो आपकी अप्रोच में होते हैं। अगला सवाल है, ए पर्सन इज एंटाइटल्ड टू इंडियन सिटीजनशिप, मतलब मैं जो बात यहाँ बताना चाह रहा था अपनी बात पूरी करता हूँ, फिर जवाब आपको मिल ही गया है, डी है। यूपीएससी जैसा जो है हमें यहाँ पर नहीं मिलता है,
ठीक है ना। यूपीएससी जैसा बिल्कुल नहीं है कि आप कितनी भी पढ़ लो 50% ही स्कोर जाएगा। यहाँ आप अगर अच्छे से मेहनत करके जा रहे हो तो 100% भी ठीक करके आ सकते हो। ये आर्टिकल है आपका, बताओ इससे ज्यादा आसान क्या सवाल हो सकता है, सिटीजनशिप को लेकर है। और उसके बाद है आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन, दल बदल कानून के लिए स्पीकर के पास पावर होती है, सबको पता होता है। और टू होम द स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव्स हिज रेजिग्नेशन, तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपना किसको देता है जो है इस्तीफा। तो इसका जो जवाब है ना वो मेरे ख्याल से तो इसका डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका डी जवाब मुझे लगता है। और जो ये मैं आंसर की है यहाँ पर, जो मैं आंसर की यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, तो चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये आंसर की एचपीएससी ने प्रोवाइड की है, ठीक है ना। तो राज्यसभा का जो है आपका ये 30 साल एज है इसकी। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 151A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 मैंडेट्स और फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसीज इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर within 6 months from the day of occurrence of vacancy provided the रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ वैकेंसी, तो ये आपका है 1 ईयर। तो ये जीएस में आपने एससीएस के लिए करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका हरियाणा एसएससी का एग्जाम है इलेक्शन नायब तहसीलदार के लिए, उनको ये एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने इसके नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं पीछे, जितने भी एक्ट्स हैं इलेक्शन से जुड़े हुए, क्योंकि इलेक्शन तहसीलदार के लिए हमने प्रोग्राम अपने चला रखे थे, क्लासेस के भी, नोट्स के भी, टेस्ट सीरीज के भी, सब चले हुए थे। चलिए, तो लोकसभा का जो इलेक्शंस है होता है उसको कौन डिक्लेयर करता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। और अगला है आपका फॉर्मल स्टेट्यूटरी प्रोसेस ऑफ एनी जनरल इलेक्शन टू लोकसभा कमेंसेस विद द इशू ऑफ नोटिफिकेशन कॉलिंग अपॉन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू इलेक्ट मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियस ऑफ एक्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हु इश्यूज द नोटिफिकेशन ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा, तो इसका भी जवाब है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो जो आपका ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है ऑफ इलेक्शंस, मिनिमम परसेंटेज फॉर कैंडिडेट टू विन, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है मिनिमम, ठीक है। ये वो इलेक्शंस हैं जिसको ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गए। जैसे आपके एमएलए का इलेक्शन होता है, या चाहे आपका पंचायत का है, चाहे आप 20% वोट लेकर आ रहे हो, आप 10% भी वोट लेकर आ रहे हो, लेकिन आपके वोट मैक्सिमम है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उसको जीता हुआ मान लिया जाता है। तो ये हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी है। जब भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात होती है तो ये बात हमेशा जो है सामने आती है हमारे, ठीक है, कि ये रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिफॉर्म होना चाहिए। चलिए, तो इसका जवाब आपका डी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, व्हाट इज कट ऑफ डेट बिफोर विच समवन कैन रजिस्टर एज वोटर आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस हैव बीन डिक्लेयर्ड। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है। तो इसका जो है, जो कट ऑफ डिक्लेयर है आपका, तो टिल द कैंडिडेट्स हैव फाइल्ड देयर नॉमिनेशन पेपर, तो इसका जो जवाब है आपका बी जवाब आएगा। अगला देखते हैं, हाउ मेनी प्रपोजर्स आर नीडेड फॉर कैंडिडेट सेटअप। तो एक सेकंड में अभी कंटिन्यू करता हूं आपके साथ में। चलिए, तो अगला था, हाउ मेनी प्रपोजल्स आर नीडेड फॉर कैंडिडेट सेटअप बाय रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका है आपका 10, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका जीएस में भी पूछा जा सकता है, और जो आगे आपके इलेक्शन तहसीलदार के एग्जाम्स होने सब में बहुत ज्यादा आपको गाइड करेगा। हु इन द फॉलोइंग कैटेगरी इज एंटाइटल्ड टू पोस्टल बैलेट, तो इसमें आपका बी जवाब है, ए पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, वीवीपैट के वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। फुल फॉर्म ऑफ एपिक, तो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रो, तो अभी मैंने बताया था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो चाहे वो लोकसभा के हैं, एमपी के हैं, एमएलए हैं, ठीक है, सबका इलेक्शन इसी सिस्टम पर बेस होता है, प्रेसिडेंट को छोड़कर। तो फ्रॉम विच दे डेट टर्म ऑफ ऑफिस दीज हाउस कमेंस, बी ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं अभी आपसे जो है बात करूंगा, और इसके बाद है आपका अगला देखते हैं कि विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन बार्स इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स टिल द इलेक्शन प्रोसेस इज ओवर, तो इसको भी देख लेते हैं, इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो आर्टिकल इसका है आर्टिकल 329, और व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेंथ और
ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स अंडर द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो कई सारे सवाल हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक सेकंड में अभी तो इसमें हम देख लेते हैं इसका क्या जवाब हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का डी जवाब है। और इलेक्शंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस आर बीइंग कैरीड आउट मींस ऑफ ओपन बैलेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट, ओपन बैलेट का मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट सिस्टम का किस में जो है इस्तेमाल किया गया है, कैरीड आउट किया गया है। अगला है आपका डियर, ये आपका ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 द कॉन्स्टिट्यूशन। बस अभी करंट अफेयर्स वाले सवाल भी आ जाएंगे। तो इसका जवाब है आपका कि कितने टाइम तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड एट ए टाइम। तो 1 ईयर है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात है। और विच इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। तो इसका जवाब है आपका ए, लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देख लेते हैं इस सवाल को भी। एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर इज फिक्स्ड एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर हैपेंड अर्लियर, जो भी पहले हो जाए। और 18 ईयर्स जो एज कर दी गई 21 से घटाकर, वो आपका 61st अमेंडमेंट था, आसान सवाल है। और इलेक्टोरल रोल्स फॉर इलेक्शन ऑफ टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर प्रिपेयर्ड एंड रिवाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन एज पर द प्रोविजन। तो इसका ए जवाब है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। Which one of the following is considered as crucial dates for determining the qualification and disqualification for contesting election? Section 36(2) और RP Act 1951, date of scrutiny of nomination paper। तो जिनका भी इलेक्शन तहसीलदार के या नायब तहसीलदार का एग्जाम होने हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। 102 आर्टिकल आप सभी को पता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद के लिए होता है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, द कैंडिडेट्स मे बी डिस्क्वालिफाइड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू लॉज अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 अंडर विच प्रोविजंस। तो इसका है आपका सेक्शन 10A। अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 8(1) द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कन्विक्टेड पर्सन्स subjected to imprisonment shall be disqualified to contest elections for the period of 6 years। तो इसका जवाब है आपका बी जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरा 3 ऑफ 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग फॉर स्प्लिट पॉलिटिकल पार्टी एज एन एक्सेप्शन टू डिफेक्शन वाज डिलीटेड बाय। तो इसका बी जवाब है। आगे देखते हैं, अंडर सेक्शन 33 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 नॉमिनेशन पेपर ऑफ कैंडिडेट्स सेट अप बाय recognized political party are required to support it by how many proposer। तो इसका है आपका वन प्रपोजर, ए जवाब है। और फॉर इलेक्शंस टू हाउस ऑफ पीपल नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड रिटर्निंग ऑफिसर स्पेसिफाइड नोटिफाइड स्पेसिफाइड प्लेस नोटिफाइड इन इलेक्शन शेड्यूल बिटवीन। तो 11 से 3 बजे तक का टाइम है, सुबह 11 से शाम के 3 बजे तक का, सी ऑप्शन है। और द स्टेट असेंबली इलेक्शंस एवरी कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी इज रिक्वायर्ड टू मेक सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जनरल कैटेगरी के लिए तो आपका 10,000 रुपये जमा कराए जाएंगे स्टेट असेंबली एमएलए वाले इलेक्शंस के लिए। और अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 पॉलिटिकल पार्टी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विद इन हाउ मेनी डेज। तो ये आपका 30 डेज है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट elections coming to force from the data of the announcement of election schedule by election commission। जैसी अनाउंसमेंट आती है कमीशन की तरफ से, तो मोड ऑफ आचरण संहिता लगा दी जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और प्रमोटिंग फीलिंग ऑफ एनमिटी और हेट्रेड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट कम्युनिटी और लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज करप्ट प्रैक्टिस अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो इसका सी जवाब है आपका सेक्शन 123(3)A। हायरिंग और प्रोक्योरिंग ऑफ एनी व्हीकल और वेसल फॉर फ्री कन्वेंस ऑफ वोटर्स टू पोलिंग स्टेशंस शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 133 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पीरियड ऑफ। तो ये आपका ए जवाब है 3 ईयर्स। तो अभी बस करंट अफेयर्स के 10 एक सवाल इसमें आए हैं, मैं उनकी बात अभी आ जाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
तो इसके बाद है आपका ये सेक्शन 77 है आरपी एक्ट 1951 का, इसका बी जवाब है। ये आपका इलेक्टोरल रूल्स 1960 है, इसका ए जवाब है। आप इसको पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब तो आपने इसको नोट डाउन करना है, इनके आंसर्स को तैयार करना है। जो 64 है इसका सी जवाब है, जिसमें आर्टिकल 368 टू प्रोविजो के बारे में पूछा गया है। और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कौन से केस से जुड़ा था, ये सभी को पता है, केशवानंद के भारती केस। और इनका इवेंट्स ऑफ वैकेंसीज ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसका सी जवाब है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड वन और मोर स्टेट्स आर एंटरटेन द सुप्रीम कोर्ट, तो इसका बी जवाब है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय अंडर द आर्टिकल दिस, तो प्रेसिडेंट करता है। रेजुलरी पावर्स यूनियन के पास होती है, अवशिष्ट शक्तियां। और 352 के कैनॉट बी इशूड, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए इमरजेंसी नहीं। क्वेश्चन नंबर 71, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका है एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। और लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन आपका आर्टिकल 132 में आता है। और द अपीलेट जुरिस्डिक्शन इन सिविल मैटर्स टू बी एक्सरसाइज बाय सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें आपका डी जवाब है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जनरल इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ते हैं। प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 352 में बी फोर्स विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, तो 1 मंथ है आपका, ठीक है नहीं, इसमें आपका 1 मंथ है। लेकिन अगर स्टेट की इमरजेंसी होती तो 2 मंथ होता आपका। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय रिमूव्ड बाय फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका है आपका स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जजों को हटाना इतना आसान नहीं होता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका आर्टिकल 129 है, इंपॉर्टेंट है। और 254 जो आपका आर्टिकल है, और इसमें द रिपुगनेंसी, ठीक है, अराइज, तो इसमें आपका लिस्ट 3 है। और रेजुलरी पावर्स के लिए आर्टिकल 248 है। और इसके अलावा पार्लियामेंट में टेक लॉ इन स्टेट लिस्ट पर भी जो है राज्यसभा कानून बना सकती है, आर्टिकल 249 है। और स्पेशल सिटिंग ऑफ लोकसभा फॉर रिवोकिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन हाउ मेनी डेज टू रिसीट ऑफ नोटिस बाय स्पीकर, तो इसका है 14 डेज जवाब है। शुरुआत में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल होते थे, अब आपके 12 शेड्यूल हो चुके हैं। और फंक्शन ऑफ फेडरल स्कीम्स, तो ये आपकी फेडरल स्कीम्स आपकी आई थी 1935 वाला एक्ट है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बी इम्पीच्ड फ्रॉम हिज ऑफिस और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका है आपका इम्पीचमेंट के लिए 61 आर्टिकल है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 71 में है आपका, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ। और आर्टिकल 124 में जो है अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना है तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के लिए बी ऑप्शन जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स रेफर्स, तो इसका है सी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 141 के लिए आपका स्टेयर डिसीजेज है आपका, यानी कि डी ऑप्शन है। आर्टिकल 226, तो इसमें जो है आपका ये सभी आते हैं, डी जवाब है इसका। और आर्टिकल 89, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट हैज बीन डिस्क्राइब ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज ऑफ सिटीजन फर्स्ट सिक्योरिटी ऑफ सिविल लिबर्टी, तो आपका हेबियस कॉर्पस है। और उसके बाद है आपका एक कमांड इशूड बाय कोर्ट आस्किंग ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो इसका मैंडेमस है परमादेश। और विच वन इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीस स्ट्रेन्स फ्रॉम द क्लॉथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साइंस का सवाल, न्यूटन्स ग्रेविटेशन इस लॉ जो है यूनिवर्सल लॉ है। और ये जो बस सब करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स टू टच मिमोसा पुडिका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें जो है ये है आपका एरोबिक, यानी कि इसका ए है, मेज, आप इसको मेज करा लीजिएगा आपस में, तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें डी का ये 1 है। चलिए अगला देखते हैं, एक सेकंड, तो हम काफ़ी आगे चले गए। तो अब हम अपने सवाल पे आ ही गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब इसमें जो है आपका इसका बी जवाब है, अगले वाले का, सेल वॉल, सेल्स के ऊपर दे रखा माइक्रोकॉन्ड्रिया वगैरह। अब जो ये मैं करंट की बात कर रहा था, ठीक है, कि करंट अफेयर्स कहाँ से आया, सबसे आखिर में सवाल पाए, देखो किस्मत, ठीक है ना, लेकिन जो है आने तो थे ही। तो जो ये सवाल है, जैसे आपका है फैनी रिवर ब्रिज, मैंने इसका एनालिसिस किया तो मैंने पाया ये नवंबर
जो 2020 का मंथ है आपका, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो ये महीने आपके तीन, ठीक है नहीं, तो ये यहीं से कवर हो रखे हैं। मोस्टली सवाल नवंबर से है। तो फैनी ब्रिज वगैरह ये सब नवंबर में मैगजीन्स में आए हुए हैं सवाल, ठीक है, तो इसका डी जवाब है। और उसके बाद इंडियाज रैंक ग्लोबल फाइबर पावर इंडेक्स, ये आपका फोर्थ है। तो ये भी उसी टाइम के आपके नवंबर 2020 के क्वेश्चन, जो कि ये जुलाई में एग्जाम हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको ये अक्टूबर सितंबर और नवंबर दिसंबर के भी क्वेश्चंस देखने हैं। तो जनवरी से लेकर 2021 के तो आपने देखने हैं, लेकिन आपने अब जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के सवाल भी देख कर जाने हैं, कहीं आप भूल ना जाओ। वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइना की है, और 10 ईयर गोल्डन कार्ड वीजा यूएई का है। ये जितने भी सवाल है ना, आप देखोगे ना मैगजीन निकाल के, तो आपको नवंबर की मैगजीन में मिलेंगे, ठीक है जी। और ये 3-4 महीने के आपने तैयार करने हैं। और फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी, तो आपका न्यूजीलैंड है। तो ये सवाल आपको सारे के सारे जो है नवंबर के महीने में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपने जो एचसीएस का एग्जाम देना है, जो एचपीएससी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं, तो उसमें आपने इन महीनों को भी इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। तो 2020 वाले जो आप अभी, तो आप क्या कर रहे हो, जनवरी 2021 से लेकर और अभी अगस्त तक की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये भी आप इसमें जोड़ लीजिए, हो जाते सितंबर तक के भी आप ऐड कर लीजिए। तो ये आपने करने हैं। बाकी जो कट ऑफ को लेकर मुझे लगता है इस पेपर में, पेपर बहुत अच्छा है, करने लायक है। 80% प्लस स्कोर आपका होना चाहिए इसमें, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो 80% अगर किसी का स्कोर आ रहा है, तो क्योंकि सीटें कम होती हैं, हम इसमें ज़्यादा नीचे इसमें कट ऑफ नहीं मान सकते हैं, तो आप उम्मीद रख सकते हो, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल हो सकता है। बाकी जो एचपीएससी रिजल्ट देगी तो वो मेरिट पर देती है, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते